सो हेलो चैम, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, जो कि है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है फॉर द साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एंशियंट ग्रीक और ग्रीक फिलोसफर जो थे वो हमेशा ये वंडर करते थे कि जो अननोन और अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर है वो क्या है। अननोन और अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर, जो हमने देखा नहीं है, ठीक है, हमें पता नहीं है क्या वो कौन सा फॉर्म ऑफ मैटर है। द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया। और मैटर को किस तरीके से डिविजिबल कर सकते हैं वो जो है एक लॉन्ग ड्रॉन है, मतलब हम काफी टाइम से उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से डिविजिबिलिटी होती है। और अराउंड 500 बीसी बैक से ही ये कोशिश चल रही है। एक इंडियन फिलोसोफर है जिसका नाम है महर्षि कनट। महर्षि कनट, इन्होंने एक पोस्टुलेट की थी कि हम डिवाइड कर सकते हैं मैटर को, इसको वो हिंदी में कहते हैं पदार्थ। कोई भी पदार्थ या मैटर जो है हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, और जब तक डिवाइड कर सकते हैं इनटू अ स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। और अल्टीमेटली क्या होगा, जब हम उस पार्टिकल को, ठीक है, डिवाइड करने लगेंगे, और जब तक एक ऐसा चीज आ जाएगा जहां पे वो पार्टिकल जो है उससे ज्यादा डिवाइड नहीं हो सकता, यानी वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल की फॉर्म में आ चुका है, और उसको हम कहेंगे ultimately the stage will come when will come across some smallest particle beyond which further division is not possible। यानी उसके बाद जो डिवीजन है वो पॉसिबल नहीं है। एंड ही नेम्ड दीज पार्टिकल्स एट परमाणु, यानी कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, महर्षि कनट जी ने उसको दिया, उसका नाम दिया परमाणु। ठीक है, परमाणु। ओके। अनदर इंडियन फिलोसफर, एक दूसरे हमारे फिलोसफर से इंडियन फिलोसफर जिनका नाम है पखुड कटिया पखुड कत्यायमा पखुड कत्यायमा। ठीक है, इन्होंने एलोबरेट करा था इस डॉक्ट्रिन को, और इन्होंने कहा कि पार्टिकल्स नॉर्मली जो है एग्जिस्ट करते हैं इन अ कंबाइंड फॉर्म। कोई भी पार्टिकल जो है वो एग्जिस्ट करता है एक कंबाइंड फॉर्म में, विच गिव्स अस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर, जिससे हमें काफी अलग अलग वेरियस टाइप्स ऑफ मैटर जो है मिलते हैं। ठीक है। सो अराउंड द सेम एरा एक एंशियंट ग्रीक फिलोसफर थे जिनका नाम है डेमोक्रिटस एंड ल्यूकिपस। उन्होंने सजेस्ट किया दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग अ मैटर, यानी किसी भी मैटर को अगर हम डिवाइड करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है, तोड़ना चालू करते हैं, तो एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पे पार्टिकल जो हमें मिलेगा वो टूटेगा नहीं, उसके बाद वो एंड स्टेज होगी, यानी उसके बाद वो डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है। और डेमोक्रिटस कॉल्ड दीज इनडिविजिबल पार्टिकल्स एज एटम्स, और उन्होंने उसका नाम दिया एटम। जैसे जैसे महर्षि कनट ने स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम दिया था परमाणु, यानी अगर पदार्थ को हम तोड़ते जाएंगे तो एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा स्टेज आएगा कि उसके बाद वो पार्टिकल जो है नहीं टूटेगा, तो वो जो स्टेज है वो है परमाणु। उसी तरीके से डेमोक्रिटस ने एक पार्टिकल को इतना तोड़ेंगे, एंड एंड स्टेज जो आएगी उसके बाद वो नहीं टूटेगा, उसको नाम दिया एटम। उसका मीनिंग होता है इनडिविजिबल, यानी इसके बाद ये डिवाइड नहीं हो सकता, उसके बाद वो डिवाइड नहीं हो सकता। सो ऑल दिस वॉज बेस्ड ऑन फिलोसफिकल कंसिडरेशंस। ये जो है फिलोसफिकल कंसिडरेशंस पे बेस्ड था, एंड नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क टू वैलिडेट दीज आइडियाज कुड बी डन टिल द 18th सेंचुरी। ठीक है, इन्होंने अपनी थ्योरीज दी थी, बट कुछ ऐसा प्रैक्टिकल वर्क नहीं किया गया था कि जिसके थ्रू हम प्रूफ कर पाए कि हाँ ये ऐसा होता ही है। लेकिन एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, जैसे ही 18वीं शताब्दी का अंत हुआ, ठीक है, साइंटिस्ट ने रिकॉग्नाइज किया द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। उन्होंने क्या किया, और उनको डिफरेंस क्रिएट करना पता चला कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्या फर्क होता है, और नेचुरली बिकम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ एंड व्हाई एलिमेंट्स कंबाइन। और एलिमेंट्स जो है कंबाइन क्यों होते हैं, क्या रीजन है उसके पीछे, और अगर वो कंबाइन होते हैं तो उससे उसके बाद क्या होगा। तो साइंटिस्ट के मन में ये क्वेश्चंस आए आफ्टर द 18th सेंचुरी। तो एंटोनियो एल लेवॉइजर, उन्होंने फाउंडेशन रखी केमिकल साइंस की। ठीक है, लेवॉइजर ने फाउंडेशन रखी केमिकल साइंस की, और उन्होंने स्टेब्लिश करे इंपॉर्टेंट लॉस, जिससे वो समझ पाए कि केमिकल कॉम्बिनेशन किस तरीके से होते हैं। वो समझ पाए कि केमिकल कॉम्बिनेशंस जो है किस तरीके से होते हैं, राइट। तो जो लॉज हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के, लेवॉइजर के, वो एक बार हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, और काफी हद तक क्लैरिटी आएगी कि उनका क्या मीनिंग था कि अगर हम मैटर को कंबाइन करते हैं तो कंबाइन फॉर्म में क्या रिजल्ट्स निकल के आते हैं। उन्होंने दो लॉ सजेस्ट करे थे केमिकल कॉम्बिनेशन के। ठीक है, और स्टेब्लिश आफ्टर द एक्सपेरिमेंटेशन बाय लेवॉइजर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट। इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट्स के बाद इसको सजेस्ट किया, ठीक है, दो लॉज को।
तो पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या सजेस्ट किया, देखो अगर कोई इफ देयर इज अ चेंज इन मास, अगर मास जो है वो चेंज होता है किसी भी केमिकल चेंज की वजह से, क्या ये पॉसिबल है? तो इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं कि क्या पॉसिबल है कि मास चेंज हो जाए अगर हम एक केमिकल कॉम्बिनेशन जो है, केमिकल रिएक्शन जो है उसको टेक प्लेस करें। ठीक है, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाली एक्टिविटी। देखो, टेक वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एक्स और वाई ऑफ केमिकल्स। ठीक है, एक्स साइड पे कुछ केमिकल्स हैं और वाई साइड पे कुछ केमिकल्स हैं। ठीक है, एक्स साइड पे कुछ केमिकल्स हैं एंड वाई साइड पे कुछ केमिकल्स हैं। तो एक्स साइड पे जो केमिकल्स हैं वो है हमारे कॉपर सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, लेड नाइट्रेट, और वाई साइड पे है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम क्लोराइड। तो ये तीन टाइप के हमारे एक्स और वाई में केमिकल्स प्रेजेंट हैं। अब हमें एक एक्टिविटी करनी है जिसमें हम प्रिपेयर करेंगे सेपरेटली 5% solution of any one of the pair of substances listed under x and y in 10 ml of water। यानी एक 10 ml of water के अंदर हम दोनों को मिला के देखते हैं और क्या होता है वो भी देखते हैं। ठीक है, टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ सोडियम ऑफ y इन अ कॉनिकल फ्लास्क एंड सब सोल्यूशन ऑफ x इन इग्निशन ट्यूब। देखो क्या करा हमने, देखो ये हमारा एक, ठीक है, हमारा ये वो है क्या कहते हैं, ग्लास का वो है बीकर है, ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क है। उसके अंदर हमने क्या किया, ऊपर से इसको बंद कर दिया कॉर्क के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे एक थ्रेड लगा दी और इसके अंदर सोल्यूशन ऑफ वाई जो है वो हमारा है पानी के अंदर, ये हमारा वाटर है, ये है वाटर हमारा। और सोल्यूशन ऑफ एक्स जो है वो ये वाली जो छोटी सी ट्यूब है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर है वो सोल्यूशन ऑफ एक्स। यानी कि देखो, ठीक है, इसके अंदर जो है हमारा सोल्यूशन ऑफ एक्स है। ओके, ओके, और ये जो इग्निशन ट्यूब है, ये वाली इग्निशन ट्यूब, इसको हमने ऊपर से बांध रखा है, लटका रखा है इस थ्रेड के थ्रू। ठीक है, ताकि वो गिरे ना, सोल्यूशन अंदर ना मिक्स ना हो जाए, इसलिए थोड़ा वो अलग रहे। ओके, इसके बाद क्या किया हमने, इग्निशन ट्यूब जो है कंटेन करता है सोल्यूशन ऑफ एक्स डिप्ड इन अ कॉनिकल फ्लास्क कंटेनिंग सोल्यूशन ऑफ वाई। इतना आपको समझ आया कि एक कॉनिकल फ्लास्क लिया, उसमें 10 ml ऑफ वाटर था, उसमें सोल्यूशन ऑफ यानी सोडियम का जो सोल्यूशन था वो मिला दिया, और एक इग्निशन ट्यूब जो है लटका दी अंदर, जिसके अंदर सोल्यूशन ऑफ एक्स है। अब देखो इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे। ठीक है, अब हमें वेट करना है द फ्लास्क विद इट्स कंटेंट्स केयरफुली। नाउ टिल्ट एंड फिल द फ्लास्क, हमें थोड़ा फ्लास्क को हिलाना है, सो दैट सोल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई गेट मिक्स्ड। ठीक है, वेट अगेन, अब हम दोबारा एक बार वेट करेंगे। देखो पहले हमने वेट किया, वेट ऑफ द फ्लास्क विद इट्स कंटेंट्स केयरफुली, हमने फ्लास्क जो अभी जो ऐसा फ्लास्क का नॉर्मल उसका वेट करा। ठीक है, उसके बाद हमने उस सोल्यूशन को मिक्स कर दिया और उसके बाद अगेन हमने उसका वेट करा कि क्या वेट है उसका। ठीक है, व्हाट हैपेंस इन द रिएक्शन ऑफ फ्लास्क, क्या होगा फ्लास्क के अंदर। डू यू थिंक दैट अ केमिकल रिएक्शन इज टेकन प्लेस, क्या केमिकल रिएक्शन वहां पे होगा। और व्हाई शुड बी पुट अ कॉर्क ऑन द माउथ ऑफ द फ्लास्क, हमने वहां पे उसके माउथ पे फ्लास्क क्यों लगा रखा है, ऐसा क्यों किया हुआ है हमने। डज द मास ऑफ द फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट्स चेंज, क्या जो फ्लास्क का जो मास है और उसके जो कंटेंट्स क्या वो चेंज हुए। सो आफ्टर डूइंग दिस एक्टिविटी हमें क्या रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है, ये हमें एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ आता है कि अगर हम जब वेट करेंगे दोनों ही बीकर्स का, तो वेट जो है सेम रहेगा। इसका मीनिंग क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। या तो अगर हमने मिक्स कर दिया तो उससे मास जो है वो रिडक्शन नहीं होगा उसका, और ना ही मास जो है एक्स्ट्रा आएगा यानी क्रिएट होगा, मास रिमेन सेम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये हमारा पहला पॉइंट है, हमें इसको याद रखना है। ठीक है, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब हम दूसरा लॉ पढ़ते हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो लेवोइजर ने अदर साइंटिस्ट के साथ मिलके
देखा कि मैनी कंपाउंड्स आर कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, काफी ऐसे कंपाउंड्स हैं जो दो या दो एलिमेंट से मिलके बने हैं, ठीक है। एंड ईच सच कंपाउंड हैड सेम एलिमेंट्स इन द सेम प्रपोर्शन, और ईच कंपाउंड के अंदर जो सेम एलिमेंट्स है वो सेम प्रोपोर्शंस के अंदर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर द कंपाउंड केम फ्रॉम और हु प्रिपेयर्ड इट, ठीक है। तो इन सच अ कंपाउंड सच एज वाटर, द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज 1:8। यानी अगर हम वाटर की बात करें जिसका फॉर्मूला होता है H2O, तो वहां पे जो रेशियो ऑफ मास है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वो है 1:8, 1:8। यानी वट एवर सोर्स ऑफ वाटर हम ले लेंगे, ठीक है, इफ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर ऑलवेज ऑब्टेन्ड। यानी अगर हम 9 ग्राम ऑफ वाटर को डिकम्पोज करेंगे, ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ऑलवेज हमें मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ये रेशो, ये मास जो है, रेशो मास का रेशो जो है वो सेम है। सिमिलरली अमोनिया की बात करें तो NH3 फॉर्मूला है इसका, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो होता है वो ऑलवेज प्रेजेंट होता है, उसका मास इन द रेशियो ऑफ 14:3। 14:3 के मास में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो वो है वो प्रेजेंट होता है मास में। सो हम किसी भी मेथड से और किसी भी सोर्स से देखें तो ये जो है वो हमेशा सेम रहेगा। सो दिस लेड टू अ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो इससे हमें पता चलता है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है, विच इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, क्या है, विच इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस जो है, ये क्या कहते हैं, दिस लॉ वाज स्टेटेड बाय प्राउस्ट एज, प्राउस्ट ने क्या कहा कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं इन अ डेफिनिट प्रोपोर्शंस बाय द मास। क्या बोला उसने कि इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट, द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है। इतना हमें समझ आया। किसी भी केमिकल का सब्सटेंस ले लो तो उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शंस में होते हैं ऑफ मास, यानी उनका मास जो है वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शंस में होता है। जो हमने बात करी वाटर की, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का होता है 1:8, और हमने बात करी अमोनिया की जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है 14:3 की फॉर्म में। तो ये एक हमेशा सेम रहेगा, आप किसी भी सोर्स से ले आए या कोई भी इसको प्रिपेयर कर ले। दूसरी प्रॉब्लम आती है जो साइंटिस्ट ने फेस करी, टू गिव अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लॉस, ठीक है, कि अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन किस तरीके से दी जाएगी इन लॉस की। सो ब्रिटिश केमिस्ट जो है जॉन डल्टन ने इसको प्रोवाइड किया द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। उन्होंने एक बेसिक थ्योरी निकाली अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, यानी मैटर का क्या नेचर होता है। तो डेल्टन ने क्या किया, एक आइडिया लिया डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर का। कौन सा आइडिया लिया, डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर का आइडिया लेते हुए इसने क्या कहा, विच वॉज स्टिल देन जस्ट अ फिलोसफी, जो कि अभी तक फिलोसफी थी, लाइक कैनेट्स ने और डेमोक्रिट्स ने ये सब एटम्स के डिविजिबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट को दिया था। सो ही टुक द नेम एटम, उसने एटम नेम लिया वहां से, ठीक है, as given by Greek and said that the smallest particle of all matters are atoms। और उसने कहा कि जो smallest particle है of all atom, सॉरी smallest particle है of all matter, जितने भी मैटर हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है, और जो भी हमने पढ़ा उसके अंदर स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो है एटम। उसकी थ्योरी जो है बेस्ड थी एक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी जो है प्रोवाइड करती है एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है, जो कि लेवॉइजर की थ्योरी थी उसको उन्होंने सपोर्ट किया अपने इस एक्सपेरिमेंट से। क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ कांस्टेंट डेफिनेट प्रोपोर्शंस का मतलब कि मास रिमेन सेम, ठीक है, उसमें कहा कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो जॉन डेल्टन जो थे वो बॉर्न हुए थे एक पुअर वीवर्स की फैमिली में 1766 में इंग्लैंड में, और उन्होंने अपना कैरियर जो था वो एज अ टीचर स्टार्ट किया एट द एज ऑफ 12। 12 साल की एज में वो टीचर बने और वहां से अपना उन्होंने कैरियर जो है स्टार्ट करा। 7 साल बाद वो एक स्कूल के प्रिंसिपल बने, और 1793 में डर्ल्टन ने मैनचेस्टर को छोड़ दिया, वहां पे लेफ्ट ओवर मैनचेस्टर टू टीच मैथमेटिक्स, ठीक है, और वो मैनचेस्टर के चले गए, वहां पे उन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ाई, फिजिक्स पढ़ाई और केमिस्ट्री इन कॉलेज, ठीक है। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ देयर टीचिंग।
और ज्यादातर लाइफ इन्होंने अपनी पढ़ाने में निकाल दी, टीचिंग में निकाल दी और रिसर्च में निकाल दी। 1808 में ही प्रेजेंटेड हिज एटॉमिक थ्योरी, और वहां पे अपने उन्होंने एटॉमिक थ्योरी को प्रेजेंट किया जॉन डेल्टन ने, विच वॉज टर्निंग पॉइंट इन द स्टडी ऑफ मैटर, जिस जो एक टर्निंग पॉइंट था इन द स्टडी ऑफ मैटर, जो एक टर्निंग पॉइंट था स्टडी इन द स्टडी ऑफ मैटर। सो अकॉर्डिंग टू डेल्टन, डेल्टन के हिसाब से, उसके एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से, ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, चाहे वो एक एलिमेंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे या मिक्सचर हो, वो कंपोज होता है स्मॉल पार्टिकल्स में, जिसको हम कहते हैं एटम्स। ठीक है, चाहे वो मिक्सचर हो, चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे वो, ठीक है, कह सकते हैं क्या कहते हैं, मैटर ही क्यों ना हो, मतलब एलिमेंट हो, मतलब इन सब में स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो है हमारा एटम। एटम है स्मॉलेस्ट पार्टिकल। और उनके कुछ पोस्टुलेट्स से की थ्योरी के, जो हम अभी एक बार रीड करते हैं। तो पहला था कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, सारे के सारे मैटर जो है एक कुछ टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं, जिनको हम कहते हैं एटम्स, विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस, जो केमिकल रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं ना, मिलके वो क्रिएशन करते हैं केमिकल रिएक्शंस का। सेकंड है कि एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स, यानी एटम्स को हम फर्दर जो है रिड्यूस नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ऑल्सो हम एटम को क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, ऑल्सो अगर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होंगे उनके हिसाब से, ठीक है, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी जो है वो डिफरेंट होगी। Atoms combine in the ratio of small whole numbers to the form compounds. Also जो atoms होते हैं वो combine होते हैं in the form of small whole numbers की form में, ताकि वो compounds का creation कर पाए। The relative number of and kinds of atoms are constant in a given compound. Also जो relative number of atoms होते हैं वो constant होते हैं किसी भी compound में। तो हमने क्या समझा कि एटॉमिक, जो डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी, उससे काफी सारे रिजल्ट्स निकल के आए। पहला रिजल्ट था कि जो ऑल मैटर है वो टाइनी पार्टिकल से बने, जिसको हम एटम कहते हैं, और वो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शंस में। ऑल्सो वो इंडिविजिबल है, यानी उसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता। ऑल्सो एलिमेंट्स, जो जिस एलिमेंट से एटम बिलोंग करते हैं वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ऑल्सो हमने ये भी देखा कि जो एटम्स होते हैं वो स्मॉल होल नंबर्स की फॉर्म में होते हैं, ताकि वो कंपाउंड्स का क्रिएशन कर पाए। और जो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ऑल काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स में, वो कांस्टेंट होते हैं किसी भी कंपाउंड में। कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, एक तो हम उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मान लो एक रिएक्शन की जिसमें 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट लिया विद 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, तो द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर plus 8.2 gram of sodium acetate. Show that these observations in agreement with the law of conservation of mass. यानी हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास निकालना है। देखो हमें मास तो गिवन ही है, सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 5.3 है, यहाँ पे 6 है, फिर हमारा जो रिएक्शन, जो रिजल्ट निकल के आया वहां का अलग अलग चीजों का मास है। तो हमें मास निकालना है, तो मास को ऐड कर देते हैं, यानी हमें LHS इज इक्वल टू RHS करना है। LHS हुआ 11.3 ग्राम, यानी हम 5.3 को और 6 को प्लस करेंगे तो 11.3 ग्राम आएगा, और इसको प्लस करेंगे तो ये भी हमारा 11.3 ग्राम आएगा। तो इससे साबित होता है कि हाँ, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे प्रूव होता है, ठीक है, बिकॉज दोनों ही इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। आप इसको ऐड करेंगे तो आपको 11.3 ग्राम जो है निकल के आएगा, ओके। अब सेकंड क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है कंबाइन होते हैं इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म अ वाटर, यानी वाटर के अंदर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो जिस उनका जो मास होता है वो किस रेशियो में होता है, 1:8 में, ठीक है। हमें बताना है ऑक्सीजन जो होगा वो उसका मास कितना होगा अगर हम हाइड्रोजन को 3 ग्राम ले रहे हैं, ताकि वो बैलेंस हो पाए, यानी बैलेंस आउट करना है हमें, ठीक है। तो बैलेंस आउट करने के लिए यानी वाटर ही फॉर्म करना है। तो मान लो, देखो हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन है 1:8 में, ठीक है। तो अगर
हाइड्रोजन जो है 3 ग्राम है, यानी इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 3 ग्राम हो गया ना यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 24। यानी हमें ऑक्सीजन जो है 24 ग्राम्स में चाहिए होगा ताकि हम बैलेंस कर पाए हमारे केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है विच पोस्टुलेट ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा ऐसा जो है डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी है वो बताती है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो देखो हमने उसको डिस्कस कर लिया है एक चीज, ठीक है, कि उसने बोला है कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स। एटम्स जो है इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं जिसको हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो ये साबित होता है कि अगर इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं और मास जो है क्या कहते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं एटम को, तो इससे ये भी साबित होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, क्योंकि एटम से मिलके ही वो मॉलिक्यूल का मास बनेगा, राइट। तो कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एग्जिस्ट करता है थ्रू द डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो पूछा विच पोस्टुलेट ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। कौन सा ऐसा क्या कहते हैं पोस्टुलेट है जो कहता है कि लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ एटम्स इन अ गिवन एलिमेंट रिमेन सेम, यानी रिमेन्स कांस्टेंट। ये उनका एक पोस्टुलेट था, हमने पढ़ा था अभी कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड, ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये कह सकते हैं कि हाँ, इसके थ्रू हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन जो है वो साबित होता है। अब बात करते हैं कि एटम क्या होता है, व्हाट इज एन एटम। ठीक है, एटम क्या होता है, देखो, चाहे आप एक मजदूर को देखोगे बिल्डिंग बनाते हुए, चाहे वो वॉल्स को खड़ा कर रहा है रूम की या कलेक्ट, ठीक है, बिल्डिंग बना रहा है, या आप क्या कह सकते हैं एंट हिल, जो एंट जो चींटियां अपना पहाड़ बनाती है, एंट हिल कहते हैं उसको, वो बनाती हैं। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं किसी भी मैटर के, यहाँ पे सब में, वो है एटम। जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उनको हम एटम्स कहते हैं, यानी वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है मिलके बनाता है एलिमेंट को, किसी भी एलिमेंट को। सो हमें पता करना है कि कितने बड़े होते हैं एटम्स, हाउ बिग आर एटम्स, एटम्स कितने बड़े होते हैं। सो एटम्स जो है वेरी स्मॉल होते हैं, एज दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन एंड कंपेयर विद। यानी हम कितना कितना भी सोच लें कितना छोटा है, उससे भी छोटा जो निकलेगा वो एटम निकलेगा। कर्ण भी कहते हैं इसको, महर्षि कर्ण ने उसको कर्ण का नाम भी दिया था, कर्ण, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, यानी मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स जो होंगे व्हेन स्टैक्ड वुड मेक अ लेयर barely as thick as thin sheet of paper। यानी एटम इतना छोटा होता है कि अगर हम उसके मिलियंस ऑफ एटम्स को मिला देंगे तो उसके बाद भी क्या निकलेगा, एक पतली सी जो लेयर होती है ना, शीट ऑफ पेपर यूज करते हैं, वो निकलेगा। यानी इतना छोटा होता है एटम, उसकी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स को मिला देंगे उसके बाद भी हमारे पास क्या निकल के आएगा, सिर्फ एक पतली सी शीट ऑफ पेपर, इतना पतला होता है वो। तो एटॉमिक रेडियस जो होता है वो मेजर कर सकते हैं हम नैनोमीटर्स में। एटॉमिक रेडियस को हम मेजर कर सकते हैं नैनोमीटर में। यानी अगर 1/10⁹ मीटर को हम कहेंगे 1 नैनोमीटर, यानी 1 मीटर हो गया हमारा 10⁹9 नैनोमीटर। 1 = 10⁹9 नैनोमीटर। यहाँ पे कुछ एटम्स के रिलेटिव साइज लिखे हैं, लाइक एटम ऑफ हाइड्रोजन है 10⁻⁻10, मॉलिक्यूलर ऑफ वाटर है 10⁻⁹9। याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन है 10⁻⁻8। ग्रेन ऑफ सैंड की है 10⁻⁻4। ये मीटर्स फॉर्म में, इसलिए पावर जो है माइनस में, क्योंकि 1 अपॉन की फॉर्म में आएगा। एंड जो है 10⁻⁻3 है। एप्पल जो है 10⁻⁻1 है। ठीक है, तो ये क्या है, एक एग्जांपल है कि यहाँ पे हमारा एटम का जो साइज है वो किस तरीके से शो हो रहा है। So we might think that if atoms are so insignificant in size, why should we care about them? हम उनकी केयर क्यों करते हैं, इतना छोटा है तो हमें क्या मतलब है उससे, हम क्यों इतना जानना चाहते हैं उसके बारे में। ऐसा इसलिए है बिकॉज आवर एंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम्स। हमारा पूरा वर्ल्ड जो है उसमें हर एक चीज जो है, मैटर जो है, वो क्रिएट हुआ है एटम से। वी मे नॉट एबल टू सी देम, हम उसको देख नहीं सकते, बट दे आर देयर, वो हैं, कॉन्स्टेंटली अफेक्ट कर रहे हैं, वट एवर हम जो काम कर रहे हैं उसको अफेक्ट कर रहे हैं। थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्निफाइड इमेजेस ऑफ सरफेसेस ऑफ एलिमेंट्स शोइंग एटम्स। यानी
हम मैग्नीफाइड इमेज निकाल सकते हैं एटम्स की किसी भी सरफेस पे। तो एक इमेज है यहाँ पे, द इमेज ऑफ सरफेस ऑफ सिलिकॉन। ये देखो सिलिकॉन है, इसकी शीट है, ठीक है, उसकी इमेज है। तो यहाँ पे दर्शाया जा रहा है कि हम अगर माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स के थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स का यूज करें तो हम हाँ कह सकते हैं कि हम एटम को देख सकते हैं। अब हमें बात करनी है कि व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। यानी हमने कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनके सिंबल्स बना दिए हैं एटम्स के। कोई एलिमेंट है, उसका एटम का एक सिंबल हमने बना दिया है, तो वो मॉडर्न डे कह सकते हैं हम सिंबल्स जो हम यूज करते हैं। तो डेल्टन जो था वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने यूज किए थे सिंबल्स फॉर एलिमेंट्स इन वेरी स्पेसिफिक सेंस। उसने यूज किए थे सिंबल्स फॉर एलिमेंट्स इन वेरी स्पेसिफिक सेंस। देखो उन्होंने यूज किया था सिंबल ऑफ फॉर एन एलिमेंट, ही आल्सो मेंट अ डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, सिंबल का मतलब है कि डेफिनेट क्वांटिटी है उस एलिमेंट की, दैट इज एक एटम ऑफ दैट एलिमेंट। बर्जीलियस सजेस्ट करते हैं सिंबल ऑफ एलिमेंट्स बी मेड अप ऑफ वन और टू लेटर्स। उन्होंने सजेस्ट किया कि जो सिंबल है, क्या कहते हैं, किसी भी एलिमेंट का, वो दो, एक या दो लेटर्स के नेम से मिलके बना होना चाहिए एलिमेंट का नाम। तो को ज्यादा याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का इस तरीके से सिंबल है, फॉस्फोरस का इस तरीके से, कॉपर गोल्ड का, प्लेटिना का लेड का, ठीक है, सल्फर का इस तरीके से है, कार्बन का इस तरीके से है, ऑक्सीजन का इस तरीके से है, आयरन, सिल्वर, मरकरी। टू आइडेंटिफाई कि हाँ इसके जैसे हाइड्रोजन का डॉट के बीच में है तो ये एटॉमिक एटॉमिक सिंबल इसका ये है। फोस्फोरस का ये वाला सिंबल है जिसमें ऐसे, ठीक है, मर्सिडीज वाला साइन है। कॉपर में गोल्ड के बीच में सी है, मतलब सर्कल के बीच में सी है, गोल्ड में इस तरीके से है। तो ये कुछ, ठीक है, सिंबल है, सम एलिमेंट्स एज प्रपोज्ड बाय डेल्टन। ओके, सो in the beginning, the name of elements were derived from the name of the place where they were found for the first time. शुरुआत में जो नेम है एलिमेंट्स का वो कहां से डिराइव हुआ था कि वो कहां पे फर्स्ट टाइम फाउंड किए गए, इन्वेंट किए गए। फॉर एग्जांपल जो कॉपर है, ठीक है, उसका जो नेम है वो लिया था सिप्रस, क्योंकि वो वहां पे इन्वेंट फाउंड किया गया था। सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर्स आल्सो। फॉर एग्जांपल गोल्ड जो है नेम वो लिया गया था फ्रॉम द इंग्लिश, इसका मीनिंग होता है येलो। और आजकल IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो है, एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो अप्रूव करती है नेम्स ऑफ एलिमेंट्स और सिंबल्स एंड यूनिट्स। वो अप्रूव करती है नेम्स को, यूनिट्स को, सिंबल्स को। So many of these symbols are the first one or the two letters of the element's name in the English. ठीक है, काफी सारे ऐसे सिंबल्स हैं जिनका जो फर्स्ट और सेकंड लेटर है वो एलिमेंट जो है देखता है इंग्लिश लेटर में। ठीक है, द फर्स्ट लेटर ऑफ ए सिंबल इज ऑलवेज रिटर्न एज कैपिटल लेटर। ऑल्सो किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल होगा या उसका नेम होगा, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होगा और उसके बाद वाला लेटर स्मॉल लेटर होगा। ठीक है, कैपिटल और स्मॉल का पता ही होगा आपको। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हाइड्रोजन में H लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो सिंगल एलिमेंट है तो इसलिए वहां पे H लिखेंगे। लेकिन एल्यूमिनियम की बात करें तो यहाँ पे A और L है, यानी A बड़ा है और L ऐसे नहीं लिख के छोटा L ऐसे लिखा है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का सिंबल ऐसे है, ना कि ऐसे, यानी बड़ा कैपिटल लेटर नहीं आएगा दोनों टाइम। कोबाल्ट की बात करें तो CO, यानी C और फिर छोटा O, ना कि सी और बड़ा हो, ये नहीं होगा, ये ऐसा वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। ठीक है, तो कोबाल्ट के अंदर देखा कि बड़ा वाला नहीं होगा, छोटा वाला जो होगा उसको कहेंगे, ठीक है, कोबाल्ट। जो सिंबल्स होंगे सम एलिमेंट्स के आर फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड द लेटर अपीयरिंग लेटर इन द नेम। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम की बात करें तो ए और एल आ रहा है, ठीक है, बोलने में भी, साउंड में भी ए और एल आ रहा है, तो ए और छोटा दूसरा वाला एल। कोबाल्ट की बात करें तो सी और ओ है, ठीक है, बोलने में भी कोबाल्ट आ रहा है, ठीक है, CO।
स्टार्टिंग में, हाइड्रोजन में H। तो कह रहे हैं कि जो सिंबल्स होंगे ना एलिमेंट्स के, वो फॉर्म होंगे फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, लाइक एल्यूमिनियम का A, कोबाल्ट का C, हाइड्रोजन का H। और ऑल्सो जो दूसरा होगा वो छोटा स्मॉल लेटर होगा। अदर सिंबल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स इन लैटिन, और बाकी की कुछ सिंबल्स हैं जो कि नेम लिया गया है फ्रॉम द लैटिन, यानी जर्मन और ग्रीक। फॉर एग्जांपल द सिंबल ऑफ आयरन जो है उसको Fe लिया गया है, ठीक है, Fe लिया गया आयरन का सिंबल, क्योंकि ये ग्रीक, जर्मन और लैटिन वर्ड से हम ले रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम इट्स लैटिन नेम फेरम, क्योंकि उसका नाम लैटिन जो नेम है, जर्मन में जो नेम है उसका नाम है फर्म, फेरम। उसी तरीके से सोडियम जो है उसका Na है, क्योंकि उसका नेम जो है लैटिन में वो है नेट्रियम, इसलिए हम Na लेते हैं। सोडियम को SO ना लेके Na लेते हैं, क्योंकि उसका लैटिन का नेम नेट्रियम है। यानी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका हम नेम जो है लैटिन वर्ड्स के, जो लैटिन वर्ड्स है वहां से निकालते हैं। पोटेशियम का हम लेते हैं K, बिकॉज उसका है केलियम, पोटेशियम का K है बिकॉज हम केलियम है उसका लैटिन नेम। Therefore, each element has a name and a unique chemical symbol. तो उसका नेम है और उसका एक यूनिक केमिकल सिंबल है। यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, एल्यूमिनियम का Al, Al, आर्गन का Ar, ठीक है, बेरियम का Ba, बोरॉन का B, ब्रोमाइन का Br, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C, क्लोराइड का Cl, कोबाल्ट का Co, कॉपर का Cu, फ्लोरीन का F, गोल्ड का Au, हाइड्रोजन का H, आयोडीन का I, आयरन का Fe, लेड का Pb, मैग्नीशियम का Mg, नियॉन का Ne, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, पोटेशियम का K, सिलिकॉन का Si, सिल्वर का Ag, सोडियम का Na, सल्फर का S, यूरेनियम का U और जिंक का Zn। सो ये कुछ जो है सिंबल्स हैं एलिमेंट्स के जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। आपको आइडिया होना चाहिए कि किसका सिंबल क्या है, क्योंकि कभी भी आप फॉर्मूला बनाएंगे, लिखेंगे केमिकल फॉर्मूला, तो उसमें आपको रिक्वायरमेंट होगी कि आपको पता हो कि आप कौन सा सिंबल यूज कर रहे हैं। सो इसको मेमोराइज नहीं करना, बट हमें इसको पता है, क्योंकि देखो आप इसको डेली बेसिस पे यूज करोगे तो आपको इसको पता चल जाएगा कि हाँ क्या है, मतलब फॉर्मूला आइडिया लग जाएगा काफी हद तक, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे एटॉमिक मास की। किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे एटॉमिक मास की। ओके, तो एटॉमिक मास में, ठीक है, जो मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट जो डेल्टन की थ्योरी ने दिया है, जो मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट डेल्टन की थ्योरी ने दिया है, वो दिया है एटॉमिक मास का। किसका? एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट जो है डेल्टन ने दिया है, और उनके हिसाब से एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट में एटॉमिक मास होता है, यानी जो एटम है उसके अंदर उसका मास होता है। द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ये थ्योरी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को बहुत ही अच्छे से, ठीक है, साइंटिस्ट को बताती है, ठीक है, दिखाती है, सो वेल दैट साइंटिस्ट वर प्रॉम्प्टेड टू मेजर द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। तो साइंटिस्ट ने एटॉमिक मास जो है किसी भी एटम का, उसको मेजर करना स्टार्ट कर दिया। सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम वाज अ रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क। किसी भी इंडिविजुअल एटम का मास फाइंड आउट करना एक डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। तो एटॉमिक मासेस वर डिटरमाइंड यूजिंग द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस एंड कंपाउंड्स फॉर्म्ड। तो हमने क्या तरीका निकाला? हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस एंड कंपाउंड्स जो फॉर्म हो रहे हैं उसके थ्रू हम एटॉमिक मास जो है वो निकालेंगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं CO। हम लेते हैं कंपाउंड, लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, जो कि फॉर्म्ड होता है कार्बन से और ऑक्सीजन से। और एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि 3 ग्राम ऑफ जो कार्बन है वो कंबाइन होता है 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, CO बनता है। यानी 3 ग्राम ऑफ कार्बन होगा, ठीक है, और 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो उससे हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। सो कार्बन कंबाइन होता है विद 4/3 टाइम्स द मास ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन कंबाइन होता है टू 4/3 टाइम्स द मास ऑफ ऑक्सीजन। Suppose we define the atomic mass unit earlier abbreviated as AMU. Atomic mass unit को हम AMU से डिनोट करते हैं, but according to the latest IUPAC recommendations,
ठीक है, IUPAC की रिकमेंडेशंस के हिसाब से अब हम उसको ऐसे यू की फॉर्म में मेजर करते हैं। ये होता है हमारा एटॉमिक मास की यूनिट, इस यूनिट में मेजर करेंगे। यूनिफाइड मास भी कहते हैं, एज इक्वल टू मास ऑफ वन कार्बन एटम, एज इक्वल टू मास ऑफ वन कार्बन एटम, देन वी वुड असाइन कार्बन एंड एटॉमिक नंबर ऑफ वन यू। अगर वन यूनिट ऑफ कार्बन है तो हम उसको 1U कहेंगे, एंड एटॉमिक एंड ऑक्सीजन एज एन एटॉमिक मास ऑफ 1.33U। ठीक है, however if however it is more convenient to have these numbers as, one second guys, whole numbers or as near to whole numbers as possible। ठीक है, होल नंबर्स या होल नंबर्स नियर पॉसिबल हम नंबर लेंगे ताकि थोड़ा इजी हो। ओके, while searching for various atomic mass units, scientists initially took 1 by 16 of the mass of an atom of naturally occurring oxygen as a unit। यानी कि ऑक्सीजन को उन्होंने लिया 1/16 यूनिट, 1/16 ऑफ द मास ऑफ एन एटम, ठीक है, ऑक्सीजन का, उसको एक यूनिट माना। दिस वॉज कंसिडर्ड रेलिवेंट ड्यू टू टू रीजन। इसको रेलिवेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पे दो रीजन हैं। पहला रीजन ये है कि ऑक्सीजन जो है रिएक्ट करता है विद लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ और कंपाउंड बनाता है। ऑक्सीजन जो है रिएक्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ और उसके साथ मिलकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ऑल्सो दिस एटॉमिक मास यूनिट गिव्स masses ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। और ये एटॉमिक मास जो है ये मास बता पाएगा काफी सारे एलिमेंट्स का एज होल नंबर्स की फॉर्म में। लेकिन 1961 में फॉर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट, फॉर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट यानी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास क्रिएट करने के लिए उन्होंने कार्बन 12 जो है आइसोटोप को चूज किया एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग द एटॉमिक मास। उन्होंने कार्बन 12 एज अ स्टैंडर्ड मेजर चूज कर लिया ताकि वो एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर पाए। यानी वन एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। क्या मतलब है, किसी भी एलिमेंट के एटम का जो मास होगा 1 यूनिट, वो इक्वल होगा किसके, 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 यूनिट ऑफ कार्बन 12। ठीक है, सिंपल सा है कि किसी भी एटम का 1 यूनिट ऑफ मास इक्वल होगा 1/12 यूनिट ऑफ कार्बन 12, 1/12 1 यूनिट ऑफ कार्बन 12। ठीक है, द रिलेटिव एटॉमिक masses of all elements have been found with respect to an atom of carbon 12। यानी रिलेटिव एटॉमिक मास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका हम फाउंड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एटॉमिक सॉरी टू रिस्पेक्ट टू द एटम ऑफ एन कार्बन 12। हम एक जो यूनिट है कार्बन 12 का उसका 1/12 जो है वो इक्वल होगा एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। लिखो, इमेजिन करो कि एक फ्रूट सेलर है जो फ्रूट्स को बेच रहा है विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट विद हिम। उसके पास कोई स्टैंडर्ड वेट नहीं है। लाइक हम सब्जी लेने जाते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड वेट होता है 1 किलो का, जो वो होता है बट बाट होता है, उससे हम नापते हैं 2 किलो का, तो उससे हम नापते हैं क्या है, लेकिन उसके पास कोई स्टैंडर्ड मेजर नहीं है। ही टेक अ वाटरमेलन और कहता है कि दिस हैज अ मास इक्वल टू 12 यूनिट्स। उसका मास जो है 12 यूनिट्स है। क्या है, 12 यूनिट्स। तो 12 वाटरमेलन के यूनिट्स हैं और 12 फ्रूट मास यूनिट्स हैं। 12 वाटरमेलन के यूनिट्स और 12 फ्रूट्स के मास यूनिट्स, यानी वाटरमेलन का एक यूनिट इक्वल टू होगा वन, एक फ्रूट के यूनिट के हिसाब से, मतलब उसके बराबर, उसके मास के बराबर। सो ही टेक्स 12 equal pieces of the watermelon and finds the mass of each fruit he is selling। यानी कि वो 12 पीसेस में कट कर देता है वाटरमेलन को और उसके थ्रू वो निकालता है फ्रूट्स के मास को relative to the mass of one piece of watermelon। now he sells his fruits by relative fruit mass unit। यानी कि देखो यहाँ पे क्या किया, एक वाटरमेलन था, यहाँ पे वाटरमेलन एक है, फिर उसको 12 पीसेस में किया, फिर उसका जो एक पीस होगा वो इक्वल होगा, उससे मतलब वो नापेगा कि हम कितने फ्रूट्स उसके थ्रू चढ़ा सकते हैं, कितने फ्रूट्स आ सकते हैं। मान लो अगर यहाँ पे इसकी जगह एक 1 kg का
वो होता, पार्ट होता, तो उससे हम नापते कि हम कितने फ्रूट्स निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उसने क्या करा कि वाटरमेलन को 12 यूनिट्स का दर्जा दिया और उसको 12 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, और उसका एक यूनिट जो है इक्वल होगा कितने फ्रूट्स उसमें चढ़ेंगे, राइट। इसी तरीके से हम कार्बन 12 को यूज करते हैं फॉर आइडेंटिफाइंग द एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, राइट। तो सिमिलरली हम रिलेटिव मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट को हम डिफाइन करते हैं एज एवरेज mass of atom compared to 1/12 of the mass of one carbon of carbon 12 atom, यानी वन atom mass can be equal to 1/12 of carbon 12। कार्बन 12 यहाँ पे इसका भी वन एटम होगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको मेजर, ठीक है, कर सकते हैं। यहाँ पे 1/12 होगा एक मास का, ठीक है। वन मास ऑफ एन एटम इज कंपेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम, ये इसका इक्वल है 1/12 ऑफ कार्बन 1, ठीक है। यानी कार्बन 12 का एक एटम का 1/12 जो होगा, कार्बन एटम कार्बन 12 का एक एटम जो है उसका एक 1/12 उसका 1/12 इक्वल होगा वन एटम मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। तो कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन धीरे धीरे समझ आएगा अगर एक दो बार आप रीड करोगे या एक दो बार आप वीडियो को देखोगे। तो एटॉमिक मास जो है फ्यू एलिमेंट्स का यहाँ पे देखो गिवन है, एटॉमिक मास जो है फ्यू एलिमेंट्स का यहाँ पे गिवन है, इसको एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हाइड्रोजन को हमने 1 से डिनोट करा है, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 एंड कैल्शियम का 40। याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, खाली पता होना चाहिए कि ठीक है ये किस तरीके से एटॉमिक मास हम निकालते हैं। अब हम समझते हैं कि एटम्स, हाउ डज एटम एग्जिस्ट, यानी एटम किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एटम्स किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। सो एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ज्यादातर जो एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, एटम्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स और आयंस फॉर्म करते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स और आयंस जो हैं मिलके एक लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म ऑफ मैटर बनाते हैं दैट वी कैन सी, फील और टच। इसको हम देख पाते हैं, फील कर पाते हैं, टच कर पाते हैं। यहाँ पे पूछा गया है डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट, डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट हमने अभी पढ़ा कि वन यूनिट ऑफ, लिख सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट, वन एटॉमिक मास, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का इज इक्वल टू 1/12 ऑफ वन यूनिट ऑफ कार्बन 12, 1/12 ऑफ वन यूनिट ऑफ कार्बन 12, और उसको हम डिनोट करते हैं विद द सिंबल U। सेकंड है व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेक्ड आई। हम उसको देख क्यों नहीं सकते क्या कहते हैं नेकेड आई से, बिकॉज उसका साइज बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा साइज है, इस वजह से हम जो है किसी भी एटम को, ठीक है, देख नहीं सकते। ऑल्सो जो एलिमेंट्स होते हैं वहां पे एटम्स जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, जो कि हमने अभी यहाँ पे पढ़ाई, वो फॉर्म करते हैं इन फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते एटम्स, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं जो मिलके क्या कहते हैं मैटर को क्रिएट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है, व्हाट इज अ मॉलिक्यूल, ठीक है, व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। सो एक मॉलिक्यूल जो होता है जनरल अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स, जनरली जो होता है मॉलिक्यूल वो दो या दो से ज्यादा एटम्स से मिलकर बना होता है, दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, दैट इज टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस, यानी वो टाइटली हेल्ड, दोनों आपस में मिला होता है विद अट्रैक्टिव फोर्सेस। A molecule can be defined as the smallest particle of an element, और मॉलिक्यूल कह सकते हैं कि ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट है किसी भी पार्टिकल का, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एन
सॉरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, और अ कंपाउंड का जो कैपेबल है कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, एंड शोन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस, और वो उस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज को शो करेगा, उस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज को शो करेगा। सो एटम्स जो होते हैं वो सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। तो कह सकते हैं कि जो एटम्स होते हैं चाहे वो सेम एलिमेंट के हों या डिफरेंट एलिमेंट्स के हों, अगर वो मिल जाएं तो वो कह सकते हैं टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एलिमेंट के वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल होता है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स। वहां पे एटम्स जो होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स ऑफ मेनी एलिमेंट्स सच एज आर्गन, हीलियम एटसेट्रा आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम, वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, यानी उस एलिमेंट का एक एटम से वो फॉर्म हुआ है मॉलिक्यूल। चाहे वो आर्गन हो मॉलिक्यूल, चाहे वो हीलियम हो मॉलिक्यूल, वो क्या है, वो उस एलिमेंट के एक एटम से मिलकर बना है। ठीक है, वन एटम ऑफ दैट मॉलिक्यूल एलिमेंट। बट दिस इज नॉट द केस विद मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स, लेकिन काफी सारे नॉन मेटल्स के साथ ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एक मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन का जो है वो कंसिस्ट करता है टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, एंड हेंस इट इज नोन एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। वहां पे दो एटम्स होते हैं। देखो, वैसे तो आर्गन हीलियम में एक एक एटम है, बट यहाँ पे दो एटम्स हैं बिकॉज यहाँ पे ये नॉन मेटल्स हैं, तो इसके अंदर ज्यादातर केस में कह सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि एक ही एटम से बन जाए। लाइक ऑक्सीजन के अंदर दो ऑक्सीजन होते हैं, एटॉम होते हैं, तो उसको हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, जिसको हम O2 से डिनोट करते हैं। अगर थ्री एटम्स होंगे किसी भी ऑक्सीजन में, यूनाइट करेंगे, एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, और उसको हम कहेंगे ओजोन, जिसको हम O3 से डिनोट करते हैं। सो जो नंबर ऑफ एटम्स जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, उसको हम कहते हैं उसकी एटॉमिसिटी, उसको हम कहते हैं उसकी एटॉमिसिटी, यानी कितने नंबर ऑफ एटम्स जो है प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल में, उस मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स जो है प्रेजेंट है जिससे उसको हम निकालते हैं, उसको कहते हैं एटॉमिसिटी। सो मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट्स सच एज कार्बन डू नॉट हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर। मेटल्स हो गए लाइक कार्बन, उनका सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता, बट कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज एंड इनडेफिनिट नंबर ऑफ एटम्स। बट वेरी लार्ज और इनडेफिनिट नंबर ऑफ एटम्स से मिलके बना होता है बॉन्ड, जब वो मिलके बॉन्ड बनाता है तब। ठीक है, तो कोई भी मेटल जो है और अदर एलिमेंट जैसे कार्बन हो गया, वो एक सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है, वो कंसिस्ट करता है वेरी लार्ज एंड इनडेफिनिट नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर, मिलके वो एटम्स ने उसको एलिमेंट को बनाया है। उसी तरीके से यहाँ पे नॉन मेटल्स की बात की, लाइक आर्गन वो मोनो एटॉमिक है, हीलियम जो है मोनो एटॉमिक है, सिंगल सिंगल एटम है, ऑक्सीजन डाई एटॉमिक है, हाइड्रोजन डाई एटॉमिक है, नाइट्रोजन डाई एटॉमिक है, क्लोरीन डाई एटॉमिक है, फोस्फोरस टेट्रा एटॉमिक है, और सल्फर जो है पॉली एटॉमिक है। क्या है, पॉली एटॉमिक। सो जो मॉलिक्यूल्स हैं कंपाउंड्स के, कैसे कहते हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जब ज्वाइन होते हैं टुगेदर किसी भी डेफिनेट प्रोपोर्शन में, तो वो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स का। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। लाइक यहाँ पे देखो वाटर जो है वो H2O है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और इसका रेशियो जो है 1:8 है। ठीक है, एमोनिया है NH3, यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, इधर रेशियो 14:3। कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, यहाँ पे कार्बन है ऑक्सीजन है, तो 3:8, यानी एलिमेंट्स कौन कौन से यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं एलिमेंट्स टू फॉर्म अ कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट्स कंपाउंड हो रहे हैं टू फॉर्म अ कंपाउंड। तो इतना हमें समझ आया, ठीक है, कि किस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, काफी सारी चीजों का। तो चलिए बात करते हैं व्हाट इज एन आयन। आयन क्या होता है, ठीक है।
देखो, कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेनिंग चार्ज स्पीशीज, यानी जो कंपाउंड्स फॉर्म्ड हुए हैं वहां पे मेटल्स भी हैं, वहां पे नॉन मेटल्स भी हैं, ठीक है, इन चार्ज स्पीशीज, वहां पे कुछ चार्ज पार्टिकल्स हैं। द चार्ज स्पीशीज आर नोन एज आयंस, उनको ही चार्ज वाली जो चीज स्पीशीज है उनको हम कहेंगे आयंस। आयंस में कंसिस्ट ऑफ सिंगल चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। कह सकते हैं आयन जो है वो कंसिस्ट करता है सिंगल चार्ज्ड एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके पास कुछ नेट चार्ज है, ठीक है, उनके पास कुछ नेट चार्ज है। एक आयन जो है कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। कह सकते हैं कि आयन जो है वो नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है। एक नेगेटिवली चार्ज आयन होगा उसको हम कहेंगे एनियन। क्या कहेंगे? एनियन। और एक पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा उनको कहेंगे केशन। CATION, केशन। ठीक है। सो पॉजिटिवली चार्ज होगा तो हम कहेंगे, सॉरी, अगर हम नेगेटिवली चार्ज होगा तो हम कहेंगे एनियन, और पॉजिटिवली चार्ज होगा तो हम कहेंगे कैशन। ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम सोडियम क्लोराइड जिसको हम कहते हैं NaCl, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। यहाँ पे सोडियम आयन जो है पॉजिटिवली चार्ज हैं जिनको हम कहेंगे Na, वो जो पॉजिटिवली चार्ज हैं, और नेगेटिवली चार्ज होते हैं क्लोरी क्लोरी यानी सोडियम क्लोराइड वाले आयंस होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, यानी Cl वाले जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। राइट। ऑल्सो a group of atoms carrying a charge, group of atoms carrying a charge, उसको हम पॉली एटॉमिक आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉली एटॉमिक आयन। और इसको हम फर्दर चैप्टर नंबर 4 के अंदर जब हम डिस्कस करेंगे उस टाइम पे हम इसको पढ़ेंगे। ओके। सो यहाँ पे कुछ आयनिक कंपाउंड्स हैं, लाइक कैल्शियम ऑक्साइड जो है, यहाँ पे कैल्शियम और ऑक्सीजन है और इसका रेशियो है 5:2। मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम और सल्फर है जिसका रेशियो है 3:4। और सोडियम क्लोराइड में सोडियम है और क्लोराइड है जिसका रेशियो है 23:35.5। अब हम देखते हैं कि केमिकल फॉर्मूलाज को किस तरीके से लिखा जा सकता है, राइटिंग केमिकल फॉर्मूलाज। ओके। तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन। किसी भी कंपाउंड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करता है कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी रिटन इजिली, और हम केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स का काफी इजिली लिख सकते हैं। फॉर दिस एक्सरसाइज वी नीड टू, एक सेकेंड, लर्न द सिंबल्स एंड कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट्स। हमें सिंबल्स पता होने चाहिए, ठीक है, और उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी पता होनी चाहिए उनकी एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, ये हमें आइडिया होना चाहिए तभी हम इसको कर पाएंगे। सो जो कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी होती है एलिमेंट की उसको हम कहते हैं वैलेंसी। डिनोट किससे करेंगे? हम उसको डिनोट करेंगे वैलेंसी से। ठीक है, वैलेंसी से डिनोट करते हैं किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। सो वैलेंसी कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, हाउ द एटम किसी भी एलिमेंट के वो कंबाइन होंगे विद द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट, यानी किसी एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं और किसी दूसरे एलिमेंट के जो एटम्स है वो किस तरीके से कंबाइन होंगे, वो किस पे डिपेंड करता है? वैलेंसी पे, उन एलिमेंट्स की वैलेंसी पे। ठीक है। सो वैलेंसी ऑफ एन एटम जो होता है ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थॉट एज अ हैंड्स और आर्म्स ऑफ द एटम। कह सकते हैं हैंड्स और आर्म्स जो हैं एटम्स की वो है उसकी वैलेंसी, क्योंकि तभी वो कंबाइन होंगे, एक तरीके से कह सकते हैं हग करेंगे एक दूसरे को, तभी कंबाइंड होकर कंपाउंड फॉर्म करेंगे। सो ह्यूमन बीइंग्स के पास 2 आर्म्स हैं एंड ऑक्टोपस के पास 8 आर्म्स हैं। ठीक है, हमारे पास 2 हाथ हैं, ऑक्टोपस के पास 8 हाथ हैं। सो अगर एक ऑक्टोपस जो है उसको कैच करना है कुछ लोगों को,
तो वो कितने लोगों को कैप्चर कर पाएगा अपने 8 हाथों से? तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ 4 लोगों को कैप्चर कर पाएगा अपने 8 हाथों से, क्योंकि 2 हाथों से तो एक बंदे को कैप्चर करेगा। ठीक है। सो यहीं पे यही चीज लिखी है कि हाउ मेनी ह्यूमंस डू यू थिंक द ऑक्टोपस कैन होल्ड? रिप्रेजेंट द ऑक्टोपस विद ओ एंड ह्यूमंस विद एच। ऑक्टोपस विद ओ एंड ह्यूमंस विद एच। ऑन राइट द फॉर्मूला फॉर द कॉम्बिनेशन, और हमें इसका फॉर्मूला लिखना है। सो यू डू यू गेट OH4, यानी OH4 हमें यहाँ पे मिल रहा है, किस तरीके से मिल रहा है एज अ फॉर्मूला? बिकॉज 4 जो है ऑक्टोपस जो है अपने हाथों से, ठीक है, 4 ह्यूमंस को कैप्चर कर सकता है, तो उसका फॉर्मूला हो गया OH4। सो द वैलेंसीज ऑफ सम कॉमन आयंस आर गिवन इन टेबल। तो कुछ कॉमन आयंस हैं, उनकी वैलेंसीज यहाँ पे टेबल में गिवन है, एक बार उसको देख लेते हैं। ठीक है। लाइक यहाँ पे सोडियम की है, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर। देखो कॉपर का 1 है, ठीक है, आयरन का 2 है, और कॉपर का यहाँ पे इस टाइम पे 2 है, ठीक है, जब इसकी इसके पास 2 आयंस है। आयन आयन का 3 है। ठीक है, डिपेंड करता है, चेंज होता है। ठीक है। तो ये वैलेंसी इसकी, ठीक है, हमें याद नहीं करनी वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की, वो केमिकल फॉर्मूला जब भी हमारे पास सामने आएगा हम उसके हिसाब से कंबाइन करके देखेंगे क्या फॉर्मूला बनता है। राइट। सो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना है व्हाइल राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला। पहला है कि वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। वैलेंसीज और जो चार्जेस होते हैं आयंस के ऊपर वो बैलेंस आउट होने चाहिए। ठीक है। दूसरा है, किसी भी कंपाउंड, जो कंपाउंड कंसिस्ट करता है मेटल का या नॉन मेटल का, वहां पे जो नेम और सिंबल है उस मेटल का उसको पहले लिखना है। क्या करना है? किसी भी कंपाउंड का जो कंसिस्ट करता है मेटल या नॉन मेटल, उसका जो नेम और जो सिंबल है मेटल का उसको पहले लिखना है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड तो है CaO, जब बोलते हम क्या कह रहे हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, तो CaO ऐसे इस तरीके से होना चाहिए। लाइक सोडियम क्लोराइड बोल रहे हैं तो NaCl। ठीक है, Na और Cl, पहले सोडियम का आ रहा है फिर क्लोराइड का आ रहा है। आयरन सल्फाइड की बात करें तो पहले Fe आ रहा है फिर S आ रहा है, पहले आयरन आ रहा है फिर S आ रहा है, यानी सल्फाइड S। कॉपर ऑक्साइड की बात करें तो पहले Cu आ रहा है फिर O आ रहा है। ठीक है। तो लिखते टाइम हमें क्या है कि जो हम बोलते टाइम हमारा जो एलिमेंट आ रहा है वो पहले आना चाहिए। ठीक है। वेयर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर आर नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल्स हैं। हमने किसकी बात करी? कभी हम मेटल की बात करेंगे तो उस टाइम पे वो पहले आना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है कंसिस्ट करता है अगर मेटल का, एंड नॉन मेटल द नेम ऑफ सिंबल ऑफ मेटल रिटर्न फर्स्ट। मेटल का सिंबल फर्स्ट आना चाहिए और नॉन मेटल का पीछे हो सकता है। लाइक ऑक्सीजन की बात करें, और इस तरीके से बात करें, क्लोरीन, सल्फर, ये नॉन मेटल्स हैं, और एंड आर रिटर्न ऑन द राइट, वेयर एज कैल्शियम, सोडियम, आयरन एंड कॉपर आर मेटल्स एंड रिटर्न ऑन द लेफ्ट। ठीक है। इतना समझ आया आपको? जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्साइड जो ऑक्सीजन O है वो राइट साइड पे आ रहा है। उसी तरीके से सोडियम क्लोराइड में Cl जो है वो नॉन मेटल है तो राइट साइड पे आ रहा है। ठीक है। कॉपर ऑक्साइड में भी वही चीज, ऑक्सीजन बाद में आ रहा है। और आयरन सल्फाइड के अंदर भी जो सल्फर है वो S जो है बाद में आ रहा है, क्योंकि वो एक नॉन मेटल है। जो इन कंपाउंड्स फॉर्म्ड विद पॉलीएटॉमिक आयंस, ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयन से फॉर्म होते कंपाउंड्स, द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड्स इज इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग द फॉर्मूला ऑफ द आयन इन अ ब्रैकेट एंड राइटिंग द नंबर ऑफ आयंस आउटसाइड। यानी आयंस को हम नंबर ऑफ आयंस जो है वो आउटसाइड लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? ब्रैकेट के अंदर जो प्रेजेंट है उसमें ठीक है, कहते हैं ओके, नंबर ऑफ आयंस जो प्रेजेंट है वो लिखते हैं। ठीक है। सो आयन का जो फॉर्मूला वो ब्रैकेट में होगा, ब्रैकेट के बाहर जो होगा उनके नंबर ऑफ आयंस जो होंगे वो ब्रैकेट के बाहर लिखे जाएंगे। फॉर एग्जांपल MgOH2, ठीक है, MgOH2। ओके। यहाँ पे इन केस नंबर ऑफ पॉलीटॉमिक आयन इज 1, पॉलीटॉमिक आयन जो है 1 है। ठीक है। और ब्रैकेट, द ब्रैकेट इज नॉट रिक्वायर्ड, फॉर एग्जांपल NaOH, यहाँ पे NaOH में रिक्वायर्ड नहीं है ब्रैकेट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक आयन है, ठीक है, तो इसलिए रिक्वायर्ड नहीं है।
अब हम बात करेंगे फॉर्मूला फॉर सिंपल कंपाउंड्स। सिंपल कंपाउंड्स के फॉर्मूले की बात करते हैं, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे होता है। द सिंपलेस्ट कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स। सिंपलेस्ट कंपाउंड जो है विच आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स। जो दो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने हैं सिंपलेस्ट कंपाउंड, उनको हम कहेंगे बाइनरी कंपाउंड्स। जो वैलेंसीज होंगी सम आयंस की आर गिवन इन टेबल। जो हमने देखी, यू कैन यूज टू राइट फॉर्मूला फॉर दोस कंपाउंड्स। कभी भी आपको लिखना पड़े तो आप यूज कर सकते हैं उसको। While working the chemical formula for compounds, we write the constituent elements and their valencies as shown below। तो कुछ इस तरीके से हम केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे, अभी देखते हैं। मान लो हमें बनाना है फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन और क्लोराइड। तो सिंबल जो है हाइड्रोजन का H है और क्लोराइड का Cl है, और उसकी वैलेंसी जो हाइड्रोजन की 1 है और उसकी क्लोरीन की 1 है। तो जब ये इसको जब हम फॉर्मूला लाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे विद द वैलेंसीज। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे विद द वैलेंसीज, यानी H को 1 से करेंगे तो H के आगे 1 है और Cl के आगे 1 है। लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिंगल सिंगल आयन है तो वहां पे आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है। बट अगर एक से ज्यादा तो आपको लिखने की रिक्वायरमेंट होगी। तो हाइड्रोजन और कैल्शियम यानी HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो बन गया हमारा फॉर्मूला। सेकंड से समझते हैं। सिंबल है H, हाइड्रोजन सल्फाइड, और H का है 1 वैलेंसी, सल्फाइड की है 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H के साथ 2 आ जाएगा और S सिंगल रह जाएगा। ये फॉर्मूला लिखने का तरीका है, ठीक है। क्रॉस ओवर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इस तरीके से लिखेंगे हम। हाइड्रोजन 1 और सल्फाइड ऐसे नहीं लिखेंगे हम कि आप सोचोगे अब ऐसे लिख दो, ये नहीं है, गलत तरीका है। हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और मान लो जो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, H के साथ 2 आ गया और S के साथ कुछ नहीं है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे फॉर्मूला फॉर कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो सिंबल है यहाँ पे कार्बन और क्लोराइड। कार्बन की वैलेंसी 4, क्लोरीन की 1। जैसे हमें पता है कार्बन की 4, क्लोरीन की 1, तो CCl4, ठीक है। ये हमारा बन गया। टेट्राक्लोराइड है यहाँ पे इसलिए 4 लिखा गया है, ठीक है, CCl4। For magnesium chloride, we write the symbol of cation Mg2+। cation यानी पॉजिटिव आयन है तो 2 Mg2+ लिखा। First followed by the symbol of anion Cl-। Then their charges are crisscross to get the formula। मान लो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना है, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना है हमें। तो सिंबल है Mg और Cl। Mg का 2+ है, क्लोरीन का 1- है, तो MgCl2 लिखेंगे, MgCl2, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ओके, इस तरीके से फॉर्मूला हो गया। 10 कह सकते हैं इन मैग्नीशियम क्लोराइड देयर आर 2 क्लोराइड आयंस ऑफ Cl, 2 क्लोराइड आयंस ऑफ Cl फॉर ईच मैग्नीशियम ऑफ Mg2+, ठीक है। कह सकते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का जब फॉर्मूला लिखा गया तो क्लोरीन के 2 आयंस थे Cl- फॉर ईच मैग्नीशियम ऑफ Mg2+, तो वो बैलेंस आउट हो गया। Thus positive and negative charges must balance each other and the overall structure must be neutral। बैलेंस होनी चाहिए और जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो बैलेंस होना चाहिए। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं हम, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स अभी हम समझते हैं कि किस तरीके से फॉर्मूला जो है क्रिएट हो रहा है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड ऑक्साइड की, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। सिंबल है Al और O। तो Al के साथ 3+ है, ऑक्सीजन के साथ 2- है, तो फॉर्मूला बन गया Al2O3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके Al2O3, हमारा फॉर्मूला बन गया, राइट। एल्यूमिनियम का एक और एल्यूमिनियम का Al का एक, ये 2 और एक यहाँ पे 1, 3 हो गए, और ऑक्सीजन के 3, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे बैलेंस हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो Ca का 2+, ऑक्सीजन का 2-, ठीक है। Here the valencies of 2 elements are the same, you may arrive the formula at Ca2O2, but we simply write the formula as CaO।
हम CaO लिख सकते हैं बिकॉज यहाँ पे दोनों बैलेंस आउट हो रहे हैं, दोनों में 2 2 है तो बैलेंस आउट हो गया है। तो हम CaO2 की जगह हम CaO भी लिख सकते हैं, इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड को CaO भी लिख सकते हैं। देखो आई होप, अच्छा आपको दिखा नहीं, सॉरी, आई थिंक अब आपको दिखेगा। ठीक है, हमने इस तरीके से लिखा है CaO। यहाँ पे हम CA2O2 भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे हम CaO लिखेंगे क्योंकि दो एलिमेंट्स है दोनों साइड पे, तो हम फॉर्मूला जो है डिराइव करेंगे CaO। ठीक है, 2 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, CaO डिराइव करेंगे। फॉर्मूला फॉर सोडियम नाइट्रेट की बात करें तो सिंबल है सोडियम का ये और नाइट्रेट का NO3। इसका है 1 प्लस चार्ज और इसका 1 माइनस चार्ज, तो फॉर्मूला जो है NaNO3 लिख सकते हैं। ठीक है, NaNO3 लिख सकते हैं। उसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो है Ca का 2 प्लस है, ऑक्सीजन का 1 माइनस है, तो हम लिखेंगे CaOH और यहाँ पे बाहर 2 लिखेंगे। ठीक है, बाहर 2 लिखेंगे। नोट करना है हमें कि जो केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH2 एंड नॉट CaOH2, इस तरीके से नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। वी यूज ब्रैकेट्स व्हेन वी यूज टू हैव टू और more of the same ions in the formula. We use brackets when we have two or more of the same ions. Two or more of the same ions in the formula. Here the bracket around OH with subscript 2 indicates that there are two hydroxyl OH ions groups joined with one calcium atom. 2 जो इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे हाइड्रोक्सिल के जो दो हैं, ठीक है, वो इंडिकेट कर रहा है वो ज्वाइन टुगेदर हो रहे हैं विद वन कैल्शियम एटम। इन अदर वर्ड्स देयर आर 2 एटम्स ईच ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी दोनों के दो दो हो रहे हैं, राइट, दोनों के दो दो हो रहे हैं, तो इससे बैलेंस आउट हो जाता है। यहाँ पे फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट का, वो फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट का, यहाँ पे Na है और यहाँ पे CO3 है। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे चार्ज 1 प्लस था, यहाँ पे 2 माइनस था। इसको हम लिखेंगे तो फॉर्मूला उसी तरीके से जिस तरीके से लिखते हैं Na2CO3। ठीक है, तो अब एग्जांपल में ब्रैकेट्स आर नॉट नीडेड, क्यों? बिकॉज इफ देयर इज ओनली वन आयन प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पे एक खाली एक आयन प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्ज में। ठीक है, इसलिए हमें ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, फॉर्मूला फॉर अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला देखो किस तरीके से है। फॉर्मूला है NH4 और SO4। यहाँ पे जो चार्ज है वो 1 प्लस है, यहाँ पे जो है 2 माइनस है। फॉर्मूला होगा NH4 फिर ब्रैकेट के बाहर 2 फिर SO4। क्या है, NH4 तो है ही, उसके साथ 2 बाहर आ रहा है और SO4 उसके साथ 4 बाहर आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से लिखा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव आयन जो है और नेगेटिव आयन है 2, तो इसलिए हमने क्या कहते हैं, ठीक है, नहीं लिखा, ब्रैकेट डाला यहाँ पे। देखो अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है कि हम ब्रैकेट कब लगाएंगे, देखो ब्रैकेट आप कब लगाओगे, देखो देखो हमने डिस्कस किया कि हम किस तरीके से ब्रैकेट समझेंगे। देखो यहाँ पे देखो, आप कहोगे यहाँ पे हमें ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में, क्योंकि यहाँ पे दो ही एलिमेंट है, एक एल्यूमिनियम और एक ऑक्सीजन, तो इसका जब कंबाइंड होगा चार्ज फॉर्म होगा, इसका 3 है इसका 2 है। ठीक है, हम इसको Al2O3 लिख सकते हैं। ठीक है, Al2O3। बट इसके ऊपर वाला देखना, मैग्नीशियम और क्लोराइड, यहाँ पे भी मैग्नीशियम एक एलिमेंट है और क्लोराइड एक एलिमेंट है। मैग्नीशियम और क्लोराइड एक एलिमेंट है। थोड़ा वीडियो लैग कर रहा है, एक सेकेंड। सॉरी गाइस फॉर दैट कि थोड़ा सा स्क्रीन मेरी लैग कर जाती है कभी कभी। ठीक है, सो आई होप यू विल। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड की जब बात करी हमने, तो देखो मैग्नीशियम जो है एक एलिमेंट है, क्लोरीन जो है दूसरा एलिमेंट है, तो दोनों सेम सेम एक एक एलिमेंट है, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। बट हमने ब्रैकेट कहाँ लगाया था, आप देखते हैं नीचे चलते हैं।
देखो यहाँ पे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी यहाँ पे कैल्शियम है और हाइड्रोक्साइड यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो एलिमेंट है। जब भी दो एलिमेंट आएंगे तो वो ब्रैकेट में लिखे जाएंगे, यहाँ पे इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। ठीक है, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। अगर सेम सिंगल एलिमेंट होता तो हम ब्रैकेट नहीं लगाते, उसको फॉर्मूला प्रॉपर लिख देते। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे देखो सोडियम कार्बोनेट की बात हो रही है। सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम Na कार्बोनेट CO कार्बोनेट। तो यहाँ पे हमने Na2CO3 यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया, क्यों? बिकॉज यहाँ पे ओनली वन आयन इज प्रेजेंट, ओनली वन आयन इज प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे कार्बन का, इसीलिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अमोनियम सल्फेट, यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है और यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन है। ठीक है, SO4। जब इसको हमने कंबाइन किया तो NH जो है हमने ब्रैकेट में लिख दिया NH4। ठीक है, और SO4 को अलग से लिख दिया। ठीक है, तो ये SO4 को हमने अलग से लिख दिया। सो यहाँ पे हम कुछ एलिमेंट्स के जो है फॉर्मूलाज को लिखा है। अगर हमें पूछे सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला तो होता है वो Na2O। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AlCl3। सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला होता है Na2S। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है MgOH2। ठीक है, MgOH2। इसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ नेम है, लाइक Al2SO43 इसको कहते हैं एल्यूमिनियम सल्फाइड। ठीक है, CaCl2 इसको कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड। K2SO4 इसको कहते हैं पोटेशियम सल्फेट। KNO3 को कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। और CaCO3 को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और हमें पूछा क्या है कि व्हाट इज द टर्म केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होता है। ठीक है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, उससे हमारा जो फॉर्मूला निकल के आता है वो हम कहते हैं कि उसको हम, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला कहते हैं। राइट, ओके। तो अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल, सल्फर का एक, तो 3 हो गए। ठीक है, और PO4 यानी पोटेशियम का एक और ऑक्सीजन के 4 यानी 5 हो गए। हमने एटॉमिक मास की बात कर ली, फॉर्मूला क्रिएट कर लिए, अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास की। ठीक है, तो दिस कंसेप्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मासेस। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस। जो एटॉमिक मासेस होते हैं, जब उसको हम सम अप कर देते हैं तो उससे मॉलिक्यूलर मास निकाल देते हैं। ठीक है, इट इज देयरफॉर द रिलेटिव मास ऑफ अ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट्स। ये रिलेटिव मास है किसी भी मॉलिक्यूल का जो एक्सप्रेस होता है इन एटॉमिक मास यूनिट्स यानी यू की फॉर्म में। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है वाटर का, H2O का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन का 16 यूनिट्स हैं। एटॉमिक मास जो पता है हमें 16 होता है। तो जब हम इसको क्या कहते हैं देखेंगे तो हाइड्रोजन के दो हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑक्सीजन का एक है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये आ गया हमारा 18 यूनिट्स। यानी हम टर्म्स में जो शो कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास को, वो यूनिट्स की यानी एटॉमिक मास यूनिट्स में ही शो कर रहे हैं। बट इसका क्या है, जो एटॉमिक मास है वो कंबाइन कर रहा है दोनों एलिमेंट्स का, जो भी एलिमेंट्स हैं प्रेजेंट है, और उससे हमारा मॉलिक्यूलर मास निकल के आ रहा है। ठीक है, अब है HNO3। ठीक है, HNO3 का हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो हाइड्रोजन का एक इंटू वन इंटू वन है, मतलब 1 इंटू 1 ही है। और एक सेकेंड, नाइट्रोजन जो है यहाँ पे 14 है, और ऑक्सीजन का जो है 16 इंटू 3 48 होगा। तो ये आ गया 16 यूनिट। ठीक है, 16 यूनिट, 63 मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब यहाँ पे बोला गया फॉर्मूला यूनिट मास, बोला गया फॉर्मूला यूनिट मास। द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज अ सम ऑफ एटॉमिक मासेस। क्या है, फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट इन अ कंपाउंड। तो फॉर्मूला यूनिट मास का मतलब है कि यूनिट मास निकालना है सब्सटेंस का, जिसमें हम सम अप कर देंगे ऑल द एटॉमिक मासेस। ठीक है, ठीक है, कि उस कंपाउंड में, जो केमिकल कंपाउंड है उसमें। तो फॉर्मल यूनिट मास इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। उसी तरीके से निकालते हैं जिस तरीके से मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। इसमें एक डिफरेंस ये होता है that we use the formal unit for those substances whose constant particles are ions।
जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो आयंस हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड जो है उस डिस्कस कह सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है NaCl। यहाँ पे फॉर्मूले में क्या कहते हैं, इट्स फॉर्मूला यूनिट मास कैन बी कैलकुलेटेड एज 1 × 23 + 1 × 35.5 जो कि 58.5 यूनिट है। ठीक है, क्या है 58.5, 58.5 यूनिट है, राइट, 58.5 यूनिट। सो यहाँ पे भी हमने कैल्शियम क्लोरीड का फॉर्मूला निकाला है, कैल्शियम क्लोराइड का। तो यहाँ पे एटॉमिक मास जो कैल्शियम का होता है वो होता है 40, और एटॉमिक मास जो क्लोरीड का होता है वो होता है 35.5। उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करा क्योंकि क्लोरीन के दो, ठीक है, पावर है। तो 2 × 35.5 जो कि 40 + 71 आया हमारा 111 यूनिट्स। तो ये हमारा हो गया कैल्शियम, सॉरी, फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास उसी तरीके से निकालते हैं, बस यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो आयंस होते हैं, ठीक है ना, वो आयंस होते हैं, बस इतना ही है। बाकी निकालते फॉर्मूला सेम है, वही फॉर्मूले से जो मॉलिक्यूलर मास निकालने का फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले से जो है ये भी निकालते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है इन सब एलिमेंट्स का जो यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का हमें पता है 2 × 1 है, 2 यूनिट्स। ऑक्सीजन का 2 × 16 32। क्लोरीन क्लोराइड का 2 × 35.5 71। CO2 का 12 × 12 + 2 × 16 44। तो इस तरीके से ना मैंने यहाँ पे निकाल रखे हैं, ठीक है, आप इसको रीड करना। ठीक है, कोई भी दिक्कत आएगी तो बताना। ऑल्सो हमें फॉर्मूला मास यूनिट निकालना है जो भी सेम तरीके से निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ZN4 है तो उसका ये इस तरीके से निकला, Na2 का इस तरीके से निकला, K2CO3 का देखो इस तरीके से निकला। तो हमने जो है तीनों तरीके से यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। तो इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर जो है एंड हो गया। हमने सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं उनको ऑलरेडी कवर कर लिया यहाँ पे। ठीक है, हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला। और इसके जो हमारे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एनसीईआरटीज के लिए, उसके लिए हम एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे। और वहाँ पे ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं यहाँ के, ठीक है, और इंपॉर्टेंट कोई बुक है वहाँ के, ठीक है, उसके सारे क्वेश्चंस को हम एक साथ जो है हैंडल कर लेंगे एक ही वीडियो में, राइट। तो वीडियो बनाने के लिए थैंक यू। और आपको, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपने वीडियो को पूरा फॉलो किया हो, और इसी तरीके से हम वीडियो लाते रहेंगे। आप प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।